हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक का एजुकेशन सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ा है और उसका क्या सलूशन है, क्या वे फॉरवर्ड है। देयर इज़ अ तिब्बतन प्रोवर्ब विच सेज अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज़ लाइक अ बर्ड विदाउट विंग। एज आपको पता होगा कि फ्रॉम लास्ट 60 डेज सभी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद हैं, बिकॉज ऑफ विच स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन सब में एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि ऑनलाइन एजुकेशन को अलग से एक थ्रस्ट मिला है, बूस्ट मिला है। जब से यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई हैं तब से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लुकिंग ऑनलाइन कोर्सेज एज अ मीडियम टू गेट एजुकेशन। यूनेस्को के डेटा के हिसाब से वर्ल्ड में 100 कंट्री ऐसी है जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसके कारण हो रहा है ऐसा है कि 50% ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से अब मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर लुकिंग ई लर्निंग। इंडिया के अंदर ही जो नॉर्मल वॉच मिनट होता है दैट हैव डबल। इनिशियली अगर कोई पर्सन 10 मिनट देखता था तो नाउ इट हैव इंक्रीज टू 20 मिनट्स, और ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है बिकॉज अब जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं। जो इस फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं वो भी अब जेई, नीट, यूपीएससी और एसएससी की एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मीडियम से कंडक्ट करा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी टीचिंग टेक्निक में बहुत बड़ा चेंजेस लाना पड़ रहा है। ये उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरह वो अपनी टीचिंग स्किल्स को रीडिफाइन कर सकते हैं, रीडेवलप कर सकते हैं। अब जानते हैं वाई देयर इज़ अ स्कोप फॉर डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे। सबसे पहला जो प्राइम फैक्टर जो है वो है ये है कि इंडिया के पास 1.5 मिलियन स्कूल्स है, दैट इज 15 लाख। 260 मिलियन स्टूडेंट एनरोल हैं, 751 यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड 35,000 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं, जो इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाते हैं पूरे प्लानट का। और ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है वो सिर्फ सेकेंडरी, पोस्ट सेकेंडरी या टर्शरी एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं होता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स आते हैं, नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स आते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन जो इंडिया में है ये बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में डेटा कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जहां इंडिया में अभी इंटरनेट यूजर्स का नंबर है 432 मिलियन, और ये 2020 खत्म होते होते हो जाएगा 730 मिलियन, और इंडिया चाइना को रिप्लेस करके सेकेंड लार्जेस्ट यूजर बन जाएगा, ओनली फॉलोड बाय यूएस। जान लेते हैं एजुकेशन से रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमारे। देखिए 1976 से पहले जो एजुकेशन होता था वो स्टेट लिस्ट में आता था, लेकिन 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसके बाद अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएससी में भी कुछ प्रोविजन ऐड किए गए थे, जिसमें सबसे पहला प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन का, कि हर पर्सन को राइट है कि उसे एजुकेशन मिले 6 से 14 ईयर्स के अंदर। साथ में आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर भी एजुकेशन ले सकते हैं, उसका प्रोविजन है आर्टिकल 28 के अंदर। आर्टिकल 29 ये कहता है कि आप सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन की। साथ में आर्टिकल 30 कहता है कि कोई अगर माइनॉरिटी सेक्शन से आता है तो उसके पास खुद अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर करने का पावर होना चाहिए। साथ में डीपीएसपी के अंदर भी कुछ प्रोविजंस है, जैसे आर्टिकल 41 कहता है कि सबके पास राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंट है, एजुकेशन भी है इसके अंदर। आर्टिकल 45 कहता है कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए चिल्ड्रन को जिनकी उम्र 6 साल से कम है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 to 14 की बात की जाती है, वेरेज यहाँ पे बिलो 6 की बात की जाती है। आर्टिकल 46 कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और वीकर सेक्शन है, उनकी भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा डीपीएसपी है उसे हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते हैं, वेरेज फंडामेंटल राइट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है थ्रू आर्टिकल 32। इसके अलावा एक एडिशन करना था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी एजुकेशन के लिए बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आई नंबर का आर्टिकल है 51A के अंदर, उसके अगर आप जाके देखेंगे तो वो भी बात करता है कि जो बच्चे हैं ये गार्डियन का ड्यूटी है कि उसे एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा है कि वो एक न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ला रही है। इस साल 2020 और 21 के बजट में जो हमारी फिनांस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि इंडिया को ज़रूरत है कि काफ़ी सारे और हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी भी उनको मिले, एज़ हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा यंग है एंड हम वर्ल्ड की वन ऑफ द यंगेस्ट
पॉपुलेशन बनने वाले हैं 30, जिसमें हमारे यूथ को सिर्फ एजुकेशन नहीं चाहिए, बट जो एजुकेशन मिले वो वर्थ हो। आज के टाइम पे जो एजुकेशन इंडस्ट्री जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं वो आउटडेटेड हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो फर्म्स हैं वो इंडिविजुअल्स को रखना नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी अलग से, क्योंकि जो वो पढ़ के आए हैं वो अभी स्किल काम नहीं आ। जो ये ड्राफ्ट क्रिएट किया गया है उसके अंदर ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया और कहा है कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। ये जो पॉलिसी है ये एनकरेज करती है इंडियन को कि वो खुद का एक ऑनलाइन प्रोग्राम डेवलप करे। जो प्रोग्राम वो डेवलप करेंगे वो रिकग्नाइज करे, अवॉर्ड करे प्रोग्राम को जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराता है। इसके साथ में गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन को इनवाइट करे इंडिया के अंदर। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्टडी इन इंडिया करके एक प्रोग्राम रन किया है, उसके बारे में भी आप जाके थोड़ा पढ़ सकते हैं। अभी सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है डिजिटल इंडिया के ऊपर। अब बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है स्वयं के अंदर कोई भी पर्सन है उसे ऑनलाइन कोर्स मिल सकता है। फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 to 12 यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी एनीबडी फ्रॉम 9 to पोस्ट ग्रेजुएशन कैन रीच दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे वो ऑनलाइन कोर्सेज अवेल करा सकता है। साथ ही दूसरा इनिशिएटिव है स्वयं प्रभा, जिसके अंदर ये 32 हाई क्वालिटी एजुकेशन चैनल प्रोवाइड करेंगे DTH के थ्रू इंडिया के हर एक कोने में 24/7 बेसिस। साथ ही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू सॉफ्ट कॉपी अवेल करा सकता है और जो भी चीज़ का उसे रिसोर्स चाहिए एजुकेशन के लिए वो यहाँ से उसे मिल जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट फोकस कर रही है फोसी के ऊपर, दैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। अब ये ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी पर्सन को कोई पर्सन दे सकता है और उसके ऊपर ऐसा नहीं कॉपीराइट का इशू हो जाता है। एजुकेशन पर्पस के लिए 1 पर्सन कैन शेयर टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट इज ई यंत्र के अंदर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग बेस्ड, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है थ्रू एम्बेडेड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, UG PG MOOC फॉर नॉन टेक्निकल कोर्सेज, ई पाठशाला, CEC UGC यूट्यूब का चैनल है इनका, विद्वान, नीट। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स ने भी बहुत सारे डिसीजन ली जिससे एजुकेशन ट्रांसफॉर्म कर सकें, जैसे स्पोकन ट्यूटोरियल्स, गूगल क्लासरूम और बहुत। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ई-लर्निंग? अब ई-लर्निंग जो होता है पहली बात तो बहुत सस्ता होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपको बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट मिल जाते हैं और ये एजुकेशन सभी के लिए होता है। दिस इज एजुकेशन फॉर ऑल। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस लोकेशन में रहते हो, कहाँ रहते हो, ये सारी बॉर्डर्स एलिमिनेट करता है, बैरियर्स को एलिमिनेट करता है और आपको एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आपको जब मन करे तब आप इसे अपनी मर्जी के हिसाब से देख सकते हो, अनलाइक जो हमारा ट्रेडिशनल मीन है जिसमें एक फिक्स टाइम होता है कि आपको इसी टाइम पे स्कूल जाना है, इसी टाइम पे ट्यूशन मिलेगा। अब इससे बहुत सारा एजुकेशन में जॉब भी डेवलप होती है, स्किल जो सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। देखिए, वे फॉरवर्ड तो यही होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में पूरी तरह से रेडी हो चुका है कि अब इंडिया के एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म कराए। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे सिलेबस क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, किस तरह से पोर्शन बनेगा, या जो सिलेबस रहेगा क्या उसके अंदर कितनी वेट स्किल की रहेगी, क्या वो फिजिकल टच मिल पाएगा जो नॉर्मली स्कूल एजुकेशन में मिलता है। ये सारी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिस पे गवर्नमेंट और बाकी सारे एजेंसीज को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा भी अगर कोई सजेशन है आप तो डेफिनेटली प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।